नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कल शुक्रवार को मुंबई के मातोश्री जो निवास है, बाला साहब ठाकरे का घर था। आजकल वहाँ उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली रहती है और एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। वहाँ बहुत सालों के बाद, मेरा ख्याल है शायद बहुत महीनों के बाद, एक पत्रकार सम्मेलन शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुलाया था और टीवी पर उसका लाइव ये हो रहा था, प्रक्षेपण हो रहा था। तो मैंने भी देखा, मुझे भी उत्सुकता थी कि क्या बोलते, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा था चैनल पर कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह बहुत सालों से है, जब से शिवसेना एक रजिस्टर्ड रीजनल पार्टी बन गई है महाराष्ट्र की, तब से शिवसेना के पास एक चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण। तो वो जो तीर कमान का निशान है, वो भी एकनाथ शिंदे लेकर चले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे के पास बचेगा तो क्या बचेगा। इस पर जोर शोर से पिछले 2-3 दिन से चर्चा हो रही थी और ये भी बोला जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि सब कानून की लड़ाई लड़ेंगे, फिर भी अगर गड़बड़ हो गई तो जो नया चुनाव चिन्ह मिलेगा वो घर घर में, गांव गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब शिवसैनिकों की है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चर्चा चल रही थी और इसलिए अपेक्षा ये थी कि शायद उद्धव ठाकरे जी उस तीरक कमान का निशान जो है धनुष्यबाण, उस पर कुछ विवरण देंगे, उस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लिया, वह एक्चुअल परिस्थिति, हम वस्तुस्थिति देखें तो ऐसा हो गया था कि एक मीटिंग हो गई। यानी सामने जो बैठे थे उनके लिए पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक संबोधन किया, मानो उनके सामने शिवसैनिक ही बैठे, उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता बैठे और उसकी एक मीटिंग हो गई। जैसे पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे बार बार शिवसेना भवन में, दादर में जो है, वहाँ शिवसेना के जो अलग अलग मोर्चे, विद्यार्थियों का मोर्चा होगा, युवा सेना का मोर्चा होगा, महिलाओं का मोर्चा होगा, ये जो अलग अलग शिवसेना के घटक है, शाखाएँ, उनके प्रमुख है, उनके जो लीडर्स है, उनको इकट्ठा करके उनसे सब चर्चा कर रहे, संबोधन कर रहे, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कर रहे, उनको कुछ मार्गदर्शन कर रहे। तो ठीक उसी ढंग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, पत्रकार परिषद होती है, तो उसमें पार्टी का कोई प्रवक्ता, नेता अपनी बात रखता है, कुछ निवेदन या बयान पेश करता है और बाद में पत्रकार सफाई के लिए या उस पर एक्सप्लेनेशन, खुलासा करने के लिए सवाल पूछते हैं और उनके सवालों का जवाब दिया जाता है। लेकिन आजकल शिवसेना एक नया, हम बोल सकते हैं कि परंपरा निर्माण कर रही है कि जिसमें सभा को ही पत्रकार परिषद बोला जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला जाएगा। आपको याद होगा तो 15 फरवरी को इसी ढंग से काउंटडाउन करके शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने शिवसेना भवन में एक पत्रकार सभा की थी, जिसमें उन्होंने, मेरा ख्याल है, 1 घंटे से ज़्यादा भाषण दिया था। सब पत्रकार बुलाए थे और हर चैनल पर काउंटडाउन लगाया था। हाँ, संजय राउत सामना के ऑफिस से निकल गए, गाड़ी से आ रहे हैं, शिवसेना भवन के नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, अभी 15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, यह सब काउंटडाउन लगाया गया था। लेकिन जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संजय राउत आ गए और हॉल, जहाँ पत्रकार बहुत सैकड़ों में, शायद 100 से ज़्यादा पत्रकार इकट्ठा हुए थे, कैमरे लगे थे, और संजय राउत आके स्थानापन्न हो गए, बैठ गए। उनके बाजू में
शिवसेना के ज्येष्ठ नेता दिवाकर रावते थे, दूसरी तरफ उस वक्त मुंबई की जो महापौर थी किशोरी पेडनेकर वो बैठी थी, बाकी बहुत सारे नेता भी बैठे थे, कुछ एमपीज थे, कुछ एमएलएस थे। और संजय राउत ने एक बड़ा भाषण दिया, और भाषण भी क्या था, तो गाली गलौज तक किया। किरीट सोमैया को बहुत निंदनीय शब्दों में उन्होंने गाली गलौज किया था। बीजेपी के नेताओं की निंदा की थी, उनको भी गाली गलौज किया था, और इसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया। लेकिन संजय राउत का भाषण खत्म होते ही, यानी कि उनका शुरुआती बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे होता है कि पहले स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद चाहिए तो उसको समझाने वाले कागजात दिए जाते हैं, उसकी कॉपियाँ दी जाती है, वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आरोप किए, गाली गलौज किया, और अपना भाषण खत्म होने के बाद बस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, नो क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब हो गए नहीं। तो एक तरीके से संजय राउत ने एक नई परंपरा पैदा की है, जिसमें सभा को ही पत्रकार परिषद बोला जाता है, यानी श्रोता हो या पार्टी के अनुयायी हो, संगठन के अनुयायी हो, उनको बुलाने के बजाय पत्रकारों को बुलाया जाता है, और पत्रकार श्रोता बनकर बैठते और लाइव करते और निकल जाते, बस इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसी तरीके से आज शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने अपना निवास स्थान मातोश्री पर बहुत सारे पत्रकारों को बुलाया था, वरना तो 2.5 साल में शायद ही उद्धव ठाकरे जब तक चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। किसी एक दूसरे को इंटरव्यू वगैरह दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन पत्रकारों की बात छोड़ो, अपने ही एमएलए थे, मंत्री थे, कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उनसे भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं मिलते थे। मुझे याद है कुछ महीने 6-7 महीने पहले की बात है, उन्होंने जिला परिषद जो महाराष्ट्र के जितने जिले जहाँ शिवसेना की शाखा होती है, प्रमुख शाखा होती है, उनके जो प्रमुख होते हैं उनको बुलाया था सेना भवन में, लेकिन उनके सामने भी उद्धव ठाकरे गए नहीं थे। घर में बैठकर उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होती है, वीडियो कॉल जो होता है या फेसबुक लाइव होता है, उसी तरीके से उनको भाषण दिया था, बात खत्म हो गई। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पद चला गया, सत्ता चली गई, उसके बाद में उद्धव ठाकरे फिर से समझ गए कि मैं चीफ मिनिस्टर बना, सब कुछ बना, तो इसका कारण मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है। सिर्फ एमएलए या एमपी इसका मतलब पार्टी नहीं होता, पार्टी का मतलब संगठन होता है। पार्टी के कार्यकर्ता, उनके छोटे लोकल रीजनल लेवल पर के जो छोटे छोटे नेता होते हैं, उनसे सीनियर लीडर्स होते हैं या तो मिडिल लेवल के लीडर्स होते हैं, ये मिलकर एक संगठन होता है जिसको हम पार्टी बोलते हैं। सिर्फ एमएलए या एमपी इसका मतलब पार्टी नहीं होता। ये 2.5 साल के बाद उद्धव ठाकरे को शायद पता चला है, और इसलिए उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से उनको मानने वाले जो लोग हैं, कार्यकर्ता हो ना हो, सबकी एक मीटिंग ले ली। शायद ये शिवसैनिक पत्रकारों की, यानी पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री का गुणगौरव करने वाले, उनकी आरती करने वाले जो पत्रकार थे, उनकी एक मीटिंग कर दी, क्योंकि उसमें सवाल जवाब तो हुए नहीं। उद्धव ठाकरे जी को जिस ढंग से संबोधन करना था, आरोप करने थे, वो उन्होंने कर लिए और वो निकल गए, सवाल जवाब नहीं हुए। वो बोले बाद में कभी सवाल जवाब करेंगे, आज सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब दोस्तों समझना ज़रूरी है। आज भी इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बावजूद उद्धव ठाकरे समझ नहीं रहे कि इनके पार्टी के सामने क्या चैलेंज है। आपको याद होगा तो 21 जून को जब इनको पहले पता चला कि उनके कुछ एमएलए मुंबई छोड़कर, महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात चले गए, और उसके बाद फिर आगे गुवाहाटी, असम तक पहुंच गए और उन्होंने बगावत की है, तो उसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने जो फेसबुक लाइव किया था और अपने जो एमएलए वगैरह उनको आह्वान किया था या उन पर आरोप भी किए थे, वो सब ऑनलाइन था। वो ठीक है, ऑनलाइन करना वगैरह ठीक है, लेकिन उस वक्त से आज तक उनके समझ में नहीं आ रहा है
कि हो क्या रहा है। देखते देखते जो गए थे वो गए थे, लेकिन यहाँ जो कुछ 15-20 एमएलए बचे थे उनकी मीटिंग ले ली थी और उसमें से भी कुछ लोग निकलकर गुवाहाटी पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनको पता नहीं चला है, अभी भी पता नहीं चला है कि क्या हुआ है। तो जितना पिछले 15 दिन से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये सिचुएशन को शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कैसे सामना कर रहे हैं उसका, ये मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग में नहीं चल रहा है कि एक पार्टी का प्रमुख पार्टी के सामने जो संकट है वो समझ तक नहीं पा रहा है। बिल्कुल अजीब बात है। देखिए, इतने एमएलए निकल गए, 55 में से 40 एमएलए निकल गए, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों निकल गए। ये एमएलए बाकी के जो टीवी के सामने आके, कुछ कैमरा के सामने आके वीडियो बना के अपनी जो तकरारें थी वो बार बार बता रहे, लेकिन उनको जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे जो बात करते हैं वो बात हम देखें तो हमारी समझ में आता है कि बगावत करने वालों ने जो तकरार की है वो उद्धव ठाकरे ने सुनी तक नहीं। पहले दिन से एकनाथ शिंदे हो या उनके साथ जिन्होंने बगावत की है, वो सारे शिवसेना का एमएलए बोलते हैं कि हम आज भी शिवसेना में है, हमको शिवसेना से अलग नहीं होना है, हाँ हमको शिवसेना बचानी है। जो महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे ने बनाई खुद को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, उससे शिवसेना का नुकसान हो रहा है और हमें शिवसेना बचानी है। जो दोस्त इन्होंने बनाए, शरद पवार, उनकी एनसीपी पार्टी या कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों से कांग्रेस को धोखा है, ना कि बीजेपी से धोखा है। इसलिए वापस बीजेपी के साथ आ जाओ, जिनके साथ अलायंस करके हमने चुनाव लड़ा था और हमने चुनाव जीता था। हमको फिर वापस मतदाता ने जिस अलायंस को वोटिंग किया है उसकी गवर्नमेंट बनानी चाहिए, बस इतनी मांग है। लेकिन उद्धव ठाकरे के दिमाग में ना ये बात पहुंच रही है, या तो कोई उनको ये पहुंचाने नहीं देता, या और एक बात हो सकती है कि ये सच्चाई ना उद्धव ठाकरे देखना चाहते ना समझना चाहते। अगर समझना चाहते तो आज फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो संबोधन किया वो हम देखें तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, ये जो बार बार बोल रहे हैं अभी भी टाइम नहीं गया, वापस आ जाओ, अरे वो लोग तो वापस आने को तैयार है, बस उनकी एक शर्त है कि आप महाविकास आघाड़ी तोड़ दो, आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो आपने नज़दीकियाँ बना ली छोड़ दो, बस ये काम कर दो और फिर उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनको वापस आना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ना वो कर रहे हैं ना वो सुन रहे हैं। सामने वाले को बोलते हैं सामने आके बैठ जाओ, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। अरे बात क्या करेंगे, जो बोल रहे हैं वो आप समझना ही नहीं चाहते तो सामने आकर बोले या फ़ोन पर बोले या वीडियो में बोले, बात एक ही है, क्योंकि आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना नहीं है। और इसलिए मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वो समझने की कोशिश मैं कर रहा था कि जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं होते, सिर्फ भाषण देते हैं और निकल जाते हैं। तो ये क्या बात है, ये जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था तो मेरी जो नातिन है वो, उसको हम कुछ टीवी पर कार्टून वगैरह फिल्म दिखाते, गाने दिखाते, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बाल गीत छोटे बच्चों के लिए एक बढ़िया गीत है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। ये जो मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आ गया कि ये जो गाने में बच्चे के लिए जो मजाकिया गाना लिखा गया है, बिल्कुल उसी ढंग से उद्धव ठाकरे जी रहे और उसी ढंग से शिवसेना चला रहे। और शिवसेना जिस सिचुएशन में है वो इसी एक मजाकिया गाने की तरीके से बन गया है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए।
तो जितना ये गाना मैं याद करने की कोशिश करने लगा तो मुझे लगा ये गाने में शिवसेना का भविष्य लिखा था। वो क्या बोलता है कवि, वो गाना लिखने वाला, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। अब देखिए एक शब्द इसमें हम बदलते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए तो हम बोलेंगे उद्धव जी तेरे शेरनी को शेर ले गए। शिवसेना खुद का सिंबल शेर जैसा दिखाती है, एक बाघ का एक चेहरा दिखाती है, मुखड़ा दिखाती है। तो शिवसेना में जो शेरनी थी, सत्ता थी, वो तो शेर ले गए। शिवसेना के ही शेर है एकनाथ शिंदे या 40 जो बागी विधायक है, वो तो शिवसेना के ही शेर थे। आप बार बार पिछले 2.5 साल में 5 साल में उनको ही शेर कर, देखो ये शिवसेना के शेर है, देखो ये शिवसेना के शेर है। आप ही उद्धव ठाकरे बोलते थे, यही संजय राउत बोलते थे, यही आदित्य ठाकरे, उन्हीं आज बगावत की है उन विधायकों को यही लोग तो शेर बोल रहे थे। तो ये निकल गए, उन्होंने बगावत की, यहाँ से गुजरात गए, गुजरात से आसाम गुवाहाटी गए, तो कौन गए थे? शेर गए थे, शिवसेना के शेर गए थे। और वो अपने साथ शेरनी ले गए। शेरनी का मतलब शिवसेना के हाथ में जो सत्ता थी वो लेके गए। एकनाथ शिंदे क्या लेकर गए? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के हाथ की जो सत्ता थी वो लेकर निकल गए। तो शिवसेना की शेरनी का मतलब, उद्धव जी की शेरनी का मतलब सत्ता थी, महाराष्ट्र की सत्ता थी। तो उद्धव तेरी शेरनी को शेर ले गए। ये जब मेरे दिमाग में आ गया कि एक शब्द अगर हम बदलते हैं तो क्या हो जाता है, उद्धव तेरी शेरनी को शेर ले गए, तो अपने आप अगली लाइन आ गई। वो जो मूल है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अब देखो कि पहली लाइन बदलने के बाद अपने आप मेरे दिमाग में दूसरी लाइन आ गई कि बाकी जो बचा था पवार ले गए। देखिए ऐसी अलायंस तोड़कर मुख्यमंत्री होने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस या महायुति बनाना, महाआघाड़ी बनाना, ये तो पवार ने बताया था। और आज पवार चुप है। शिवसेना के हाथ से, उद्धव के हाथ से सब शिवसेना ही निकली जा रही है और पवार साहब तो चुप बैठे, कुछ करते नहीं। जिन्होंने इनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद की घोड़ी पर चढ़ाया था वो आज अपने आप अलग बैठ गए, दिखाई नहीं देते पवार साहब। उनका सबसे अच्छा दोस्त उद्धव ठाकरे संकट में है और पवार साहब उस पर चुप्पी साधे हुए। उद्धव जी तेरे शेरनी को शेर ले गए और बाकी जो बचा था पवार ले गए। क्योंकि अब जो चुनाव आएंगे उस वक्त तो पवार आपके साथ नहीं होंगे। बीजेपी तो पहली चली गई थी और आपके सेना में जो शेर थे वो भी चले गए। और पवार साहब बोलते कि अगले सब चुनाव महाआघाड़ी के नाम पर लड़ना अभी तय नहीं हुआ है। यानी शेरनी को शेर ले गए और बाकी जो कुछ बचा था, यानी कि जो इज्जत बची थी, ताकत बची थी, वो भी पवार खा गए। तो दोस्तों एक छोटा सा बच्चों का गाना है, लेकिन उस गाने में भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो कितनी ढंग से राजनीति पेश हो सकती है। कवि गीतकार जो होता है वो कम से कम शब्दों में कितनी बड़ी बात बोल जाता है, ये मुझे ऐसे बातों में पता चलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।